नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे कांग्रेस की, वो कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने देश और राज्यों में सालों तक सत्ता के शिखर पर राज किया है। लेकिन अब वो पार्टी बिखरती जा रही है, टूटती जा रही है, अपने ही बेगाने हो रही हैं और दूसरी पार्टियों में अपनी जगह बना रही हैं या खुद की पार्टी बना ली है। एक समय जब राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपी गई तो लगा कि राहुल युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई युवा चेहरे जो काफी काबिल थे पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, काफी मदद भी उन्होंने की, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। एक एक करके पार्टी से वो निकलते गए और आज भी निकल रही हैं। कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल के काफी करीब थे, सिंधिया काबिल थे, लेकिन जब सिंधिया को जिम्मेदारी देने की बात आई तो वो किनारे हो गए। यही वजह है कि सिंधिया ने अब अलग राह पकड़ ली थी। अब पायलट भी उसी राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं जो सिंधिया के साथ हुआ था, वही अब पायलट के साथ हो रहा है। यानी कि कांग्रेस में बुजुर्ग नेताओं के आगे युवा चेहरों को दरकिनार किया जाता रहा है। इसी का नतीजा है कि अब पार्टी बिखरती जा रही है। अब सवाल है कि कांग्रेस सिर्फ परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। क्या कांग्रेस में युवा नेताओं को मौका नहीं मिलता है, इसीलिए वो किनारे हो रहे हैं? आखिर कांग्रेस क्यों कमजोर हो रही है? क्या पार्टी के रणनीतिकार सही रणनीति नहीं बना पा रहे हैं? क्या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अपने नेताओं को संभाल कर रख पाने में नाकाम है? इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। तस्वीर में छिपी ये मुस्कुराहट असल में उस अदावत की शुरुआत भर थी जिसने राजस्थान की राजनीति में अचानक हलचल पैदा कर दी। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत को 4 महीने भी नहीं बीते थे कि राजस्थान में डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी पूरे तेवर में नजर आने लगे। अपने खिलाफ एक नोटिस से नाराज सचिन पायलट ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सचिन पायलट खेमे का कहना है कि डिप्टी सीएम से पूछताछ के लिए एसओजी का नोटिस किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। एसओजी ने विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में 120B के तहत बयान लेने का नोटिस भेजा। 120B राजद्रोह के केस में लगती है। इसी नोटिस के बाद सचिन पायलट के सुर बगावती हो गए। हालांकि इस नोटिस को लेकर कांग्रेस ने बचाव किया। गहलोत खेमे की तरफ से बयान आया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट के साथ 20 से ज्यादा मंत्रियों और विधायकों को नोटिस भेजा गया है। एसओजी कांग्रेस की उस शिकायत की जांच कर रही है जिसमें बीजेपी नेताओं द्वारा खरीद फरोख्त की शिकायत की गई है। इसे किसी दूसरे नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं इस पूरे प्रकरण को पायलट समर्थकों ने अपने खिलाफ सोची समझी साजिश करार दिया। वैसे राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति मध्य प्रदेश जैसी नहीं है, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खेल कर दिया था। 200 विधायकों वाली राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के पास 107 का आंकड़ा है, बीजेपी के पास 72 विधायक है। ऐसे में दोनों के बीच काफी अंतर है। कांग्रेस के कुछ विधायकों के साथ छोड़ देने से भी बीजेपी के लिए सरकार बनाना मुमकिन नहीं होगा। शायद यही वजह है कि पार्टी दूर से खड़े होकर तमाशा देख रही है और अपने लिए मौका तलाश रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान में मची सियासी हलचल के बीच साफ हो गया है कि राज्य में कांग्रेस 2 खेमों में सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमे में बटी हुई है। हालांकि दोनों के बीच पैदा हुई इस दरार का एक अपना इतिहास है जो कि लंबे वक्त से चलता हुआ आ रहा है। साल 2018 में राजस्थान में कांग्रेस की जीत के बाद जब सचिन पायलट को दरकिनार कर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो ये अदावत अपने चरम पर थी। एक दौर था जब यूपीए सरकार में सचिन पायलट की केंद्र में अच्छी पकड़ थी। इसी दौरान 2013 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी से हार का सामना करना पड़ा। अशोक गहलोत की अगुवाई में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर सचिन पायलट को राज्य की राजनीति में उतार दिया। उन्होंने पूरे प्रदेश में घूम घूम कर खूब प्रचार किया, पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश की। हालांकि लोकसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस की करारी हार हुई और सभी 25 सीटों पर उसे पराजय मिली। खुद सचिन पायलट भी चुनाव हार गए, मगर कांग्रेस आलाकमान ने उन पर भरोसा जताते हुए 5 साल तक उनको कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा। इसी बीच कांग्रेस महासचिव के रूप में अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी में काम करते रहे। मेहनत आखिरकार रंग लाई।
सचिन पायलट के कांग्रेस अध्यक्ष रहते 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को पराजित कर दिया। पार्टी ने अशोक गहलोत पर भरोसा जताते हुए सीएम बना दिया और यहीं से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच दूरियां बढ़नी शुरू हो गयी। पायलट को उम्मीद थी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ उन्होंने पार्टी को जिताने पर भी काफी मेहनत की थी। लेकिन सोनिया गांधी के करीबी और भरोसेमंद माने जाने वाले गहलोत को उस वक्त तरजीह दी गई। इसके बाद अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से स्थापित हो गए, जिसके बाद सचिन पायलट और अशोक गहलोत में अदावत शुरू हो गई। सचिन पायलट को राहुल गांधी का करीबी माना जाता था। खबरों के मुताबिक राहुल गांधी आखिरी दम तक कोशिश करते रहे कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि 35 साल से राजस्थान की राजनीति में सक्रिय अशोक गहलोत विधायकों के समर्थन के मामले में सचिन पायलट पर भारी पड़ गए और सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री के पद पर रहकर संतोष करना पड़ा। दोनों के बीच अदावत का असर कामकाज पर दिखाई देने लगा। धीरे धीरे सरकार के फैसलों में सचिन पायलट की हिस्सेदारी कम होती चली गई। पायलट के करीबी जो मंत्री अशोक गहलोत के करीबी होते चले गए और सचिन पायलट एक तरह से हाशिए पर चले गए। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने पर भी चर्चा होने लगी, जिससे पायलट बेहद नाराज हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो आज दरअसल हम बात कर रहे हैं राजस्थान की सियासत के बारे में और बात दरअसल कांग्रेस की भी होगी कि आखिर कांग्रेस में क्या वाकई युवा चेहरों को दरकिनार कर दिया जाता है, बुजुर्गों को तरजीह दी जाती है। क्योंकि आज लोकतंत्र में हम बात दरअसल इसी बात पर करेंगे कि कांग्रेस जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने देश को राज्यों में और साथ ही साथ कई बार केंद्र पर भी शासन किया, राज्यों में भी अलग अलग जगहों पर सत्ता पर काबिज रही, शिखर पर पहुंची, लेकिन बावजूद इसके आखिर पार्टी अब क्यों बिखरती जा रही है, क्यों टूटती जा रही है और अपने ही क्यों आखिर बेगाने होती जा रही हैं, क्यों अलग राह चुन रही हैं। इस पर आज हम बात करेंगे तफसील से। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर मनोज राजौरिया जी हमारे साथ हैं, सांसद है बीजेपी के। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। आयुष भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बहुत स्वागत है आयुष जी आपका। साथ ही हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और साथ ही साथ राजस्थान की राजनीति पर बहुत बारीकी से नजर बनाए रखते हैं। बहुत स्वागत है निरंजन जी आपका भी। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर मनोज राजौरिया जी आपसे है, किस तरह से इसे देखते हैं सर? 17 सालों बाद राजस्थान की सरकार में इस तरह से कुछ उथल पुथल चल रहा है, क्यों, क्या वजह इसके पीछे मानते हैं? देखिए नेहा, जिस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने झूठ बोलकर सरकार बनाई थी, जनता को और किसानों को धोखा देकर सरकार बनाई थी, न सिर्फ उन्होंने जनता को धोखा दिया बल्कि कांग्रेस के नेताओं को भी धोखा देकर और छल कपट से सरकार बनाई थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए राजस्थान के प्रत्येक गांव में ढाणे में जो संघर्ष किया था और उनको ये कहीं न कहीं कांग्रेस के द्वारा विश्वास दिलाया गया था कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और लेकिन जब उनका बहुमत आया तो सचिन पायलट से किनारा कर दिया गया और गांधी परिवार के विश्वस्त अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसी दिन से राजस्थान की राजनीति में ये अस्थिरता शुरू हो गई थी, जिस दिन सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाया। ये कांग्रेस का अंदरूनी कलह है और जो कमिटमेंट जो आपस का था वो वादा पूरा नहीं होने की बात है, और कांग्रेस का ये जो वादा नहीं पूरा करना कांग्रेस पे खुद पे भारी पड़ रहा है। आज सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी की जो दूरियां है ये जग जाहिर है, और पिछले 2 साल के अंदर राजस्थान की कांग्रेस सरकार के द्वारा जिस तरीके से राजस्थान में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई है, जिस तरीके से सड़क, पानी, बिजली, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा सबकी इस तरह बूद हो गई है। समय समय पर कांग्रेस के डिप्टी सीएम सचिन पायलट जी ने मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये बातें उठाई। जब उनकी बातें सुनी नहीं गई तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से भी ये बातें जनता की आवाज उठाई, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के नाते उनकी आवाजों को अशोक गहलोत जी ने सुना नहीं, दबाया गया और एक साजिश की गई कि उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटा दिया जाए, उनके जो मंत्री थे उनको प्रभावीहीन कर दिया जाए, और प्रशासनिक जो फेरबदलों में, प्रशासन में या राजकाज में उनकी भागीदारी, कांग्रेस के अंदर सर अंदरूनी कलह है, मनभेद है, मतभेद है, लेकिन क्या उसका फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही है क्या? मनोज जी।
जी जी जी, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी चीजें कोई फायदा उठाने में विश्वास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपना काम करती है। पिछले 4 महीनों के अंदर कोरोना के संकट के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, हम सब कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने जिस तरीके से जन सेवा के कार्य किए, और सेवा ही संगठन मानकर हमने जनता की सेवा का काम किया। अब ये कांग्रेस की अंदरूनी कलह जब फूटकर सामने आ गई है, उसके बाद में ये अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, अपनी अयोग्यता को छिपाने के लिए और जन सेवा के कार्यों से और नाकाम सरकार के कार्यों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर ठीकरा फोड़कर अपने आपको बचाना चाहता है। ये निंदनीय है, शर्मनाक घटना है। अगर बात की जाए तो राजस्थान की गहलोत सरकार ने 2008 में जब सरकार बनाई थी, तो खुद ने इन्होंने बसपा के 6 एमएलए को मंत्री पद का लालच दिया गया और भी कई तरीके के लालच दिए गए, और उन लालचों के बाद में वास्तव में उनको मंत्री पद भी दिया गया और उनको कांग्रेस में शामिल किया गया। 2018 की बात करें तो 2018 में भी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं था, और बसपा को इसी प्रकार से पुनः उन्होंने लालच दिया। उनके 6 के 6 विधायक तोड़े, उनसे ये वादा किया गया कि आप में से मंत्री बनाएंगे, और भी अनेक ठीक है, लुभावन चलिए। और खास भी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आयुष जी का रुख करते हैं। आयुष जी, सवाल इस बात को लेकर है कि सरकार तो बचती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन क्या कुनबा बचा पाएगी कांग्रेस? देखिए, सरकार भी बचेगी और कुनबा भी बचा हुआ है। इसलिए बचा हुआ है क्योंकि बीजेपी जो हॉर्स ट्रेडिंग करके जो डेमोक्रेसी की मूल सिद्धांतों को जो बर्बाद करने में लग रही है, राजस्थान की जो भूमि है वो योद्धाओं की भूमि है, महानायकों की भूमि है। राजस्थान का नेता, राजस्थान की जनता टिकाऊ नहीं। बीजेपी भले ही कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस लाया बीजेपी ने, कर्नाटक में डिस्टर्बेंस किया, गोवा के अंदर डिस्टर्बेंस किया, मगर राजस्थान में ऐसे को मुक्ति खानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पहली बात राजस्थान वीरों की भूमि है, दूसरी चीज यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, जिनको जनता ने चुना है और जो जादूगर है, और उस जादू के कारण ही जो है ये बीजेपी मुंह की खाएगी। इनके मैं एमपी साहब को अभी सुन रहा था कुछ देर पहले, तो इन्होंने कहा कि बीजेपी जो है सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं है। नहीं, कांग्रेस इससे पहले भी कह रही थी कि सर यहाँ पर कमलनाथ है, यहाँ पर नाथ है जी हैं, यहाँ पर तो कुछ नहीं हो पाएगा, बीजेपी की दाल नहीं गल पाएगी, ये कर्नाटक नहीं है, ये तो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर कमलनाथ कहीं नहीं हिलने देंगे। अब राजस्थान के लिए आप वही बात करें, क्यों आखिर कांग्रेस की सरकारें गिर जाती है, कांग्रेस के विधायक टूट जाते हैं? कहाँ खामी, कहाँ कमियां आप समझते हैं सर? आप एक चीज, आप एज ए जर्नलिस्ट आप हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारे एमएलए टूट रहे हैं। ये बताइए, आप इनसे पूछिए कि ये हमारे एमएलए को पैसे के ऑफर क्यों कर रहे हैं, ये क्यों हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये क्यों 30-35 करोड़ रुपए ऑफर कर रहे हैं, इनके लोग अरेस्ट हो रहे हैं। जयपुर के अंदर बीजेपी के 2 फॉर्मर ऑफिस बीयरर अरेस्ट हुए हैं, बाकायदा एसओजी उनकी जांच कर रही है। तो बात है कि चारों तरफ बीजेपी का एक मुद्दा है, इतना कीचड़ फैला दो कि कमल अपने आप उग जाए उसमें, इसको लेकर ये लोग काम करें। अब इस हॉर्स ट्रेडिंग के अंदर ठीक है, राजस्थान के जहां एक घर में एक से ज्यादा जब बर्तन होते हैं वहां जरूर आवाज आती है, साइड की कुछ मतभेद हो जाते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो पार्टी वो टूट रही है, मगर ये उसको हवा देने में लग रहे हैं। यहाँ तो मुख्यमंत्रियों के अलग अलग लोगों के नाम चल रहे हैं, इनके गजेंद्र सिंह शेखावत जी, अर्जुन मेघवाल जी, वसुंधरा राजे जी, इनकी समर्थक अलग अलग तरीके से नाम सुना रहे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। इनको इस बात की शर्म नहीं आती कि जनता ने बहुमत जो है वो कांग्रेस को दिया है, उसके बावजूद एक पूरी तरीके से चुनी हुई सरकार को चरणबद्ध तरीके से ये लोग खत्म कर रहे हैं। कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए और देश की एकता के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। क्यों मनोज जी आप लोगों पर बार बार ये आरोप लगते हैं? इससे पहले कर्नाटक में लगा, उसके बाद आपने देखा मध्य प्रदेश में इस तरह का हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा, अब राजस्थान को लेकर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, क्यों? नया कांग्रेस को अपनी गिरबान में झांककर देखने चाहिए, अपने इतिहास को याद करना चाहिए। 1975 में कांग्रेस की नेता, उस वक्त के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जिस प्रकार से देश में आपातकाल लगाकर इस देश में लोकतंत्र की हत्या की थी, वो जीता जागता उदाहरण था। इस देश में हजारों नेताओं को जेलों की सलाखों को पीछे डाल दिया गया, ये वो लोकतंत्र की हत्या थी। कांग्रेस अपने इतिहास को क्यों भूलती है? और जहां तक हॉर्स ट्रेडिंग की बात है, मैंने तो सिर्फ एक राज्य का नाम लिया, मेरे भाई आयुष ने जो बोला है कि अनेकों राज्यों के नाम लिए, मैंने राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार का नाम लिया है। मेरे भाई आप मुझे बताइए आयुष जी कि क्या राजस्थान में बसपा के समर्थन से 2008 में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? क्या 2018 में बसपा के समर्थन से क्या कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? या अब आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में अगर आपकी सरकार बसती है तो क्या आप बसपा के लोगों को मंत्री नहीं बनाएंगे? आपने क्या क्या लालच दिए हैं?
हॉर्स ट्रेडिंग का इतिहास तो खुद कांग्रेस का रहा है। नहीं सर, बनी हुई और सरकार में सेंध लगाने का आरोप बार बार बीजेपी पर लगता है, इसका जवाब दीजिए कि क्यों आप पे बार बार ये आरोप लगता है? मेरी पूरी बात करता हूं कि आज कांग्रेस अपनी नाकामी को, आज इनके विधायकों को इकट्ठा करने के लिए इनको व्हिप जारी करना पड़ा। ये क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि कांग्रेस ने किया है? इनके 3 नेताओं को दिल्ली से जाकर जयपुर के मुख्यमंत्री निवास पर बैठ के विधायकों की हाजिरी लेनी पड़ी। अभी अभी जानकारी मिली है कि कुछ बसों के माध्यम से उन विधायकों को किसी होटल में रवाना कर दिया गया। ये असुरक्षा इनके अंदर क्यों है? ये घबराहट कांग्रेस के अंदर क्यों है? ये कहीं ना कहीं इनकी कमजोरी है। इनके डिप्टी सीएम इनके पास नहीं है, इनके अनेकों विधायक इनके पास नहीं है। ये इनकी नाकामी है। ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपनी नाकामी क्यों थोपना चाहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग के झूठे आरोप लगाकर? ये अगर इन पे दम है तो आप कानूनी नहीं, कार्रवाई आपके जब कीजिए। नेता खुद ही स्वीकार करते हैं सर, तो क्यों नहीं आरोप लगेंगे? अगर कैलाश विजयवर्गीय ये कहते हैं कि अगर केंद्र में आलाकमान हमें इजाजत दे तो हम 2 दिन में सरकार गिरा दे, तो सर आरोप क्यों नहीं लगेंगे, मुझे बताइए। चलिए, इस विषय पे भी हम आएंगे, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन पोद्दार जी, सवाल इस बात को लेकर है कि ये जो राजनीतिक उठापटक चल रहा है, इसे किस तरह से आप देखते हैं? हेलो जी की आवाज आ रही है नेहा जी? जी जी, आवाज मिल पा रही है आपकी। देखिए नेहा जी, ऐसा है जो राजनीतिक उत्पट चलती है, मैं दोनों प्रवक्ताओं को सुन कि मेरा है कि जो कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, वास्तविकता के अंदर नेहा जी इसके अंदर शीर्ष नेतृत्व का फेल्यूर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं कि 2018 के जो विधानसभा चुनाव राजस्थान के हुए, उसके अंदर जिस तरीके से सचिन पायलट जी ने अपने आप को सिद्ध किया, और उसके बावजूद भी अगर मान लीजिए मैं ये कहूंगा तो 10 जन चारों तरफ जो फेरी काटने वाली पारितोषिक ले जाती है कि प्रयास कोई करे, पारितोषिक कोई लेके जाए, तो हर व्यक्ति को इस चीज की तकलीफ होगी। दूसरी बात, आज ये जैसे कांग्रेस की तरफ से कई प्रवक्ता जो है सचिन पायलट जी के ऊपर भी विभिन्न आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। तो नेहा जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा, मेरा ऐसा मानना है, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोई धर्मादा नहीं कर रही है, वो कोई धर्मशाला उसने नहीं खोल रखी है। भारतीय जनता पार्टी भी एक राजनीतिक पार्टी है, और राजनीति का मतलब है जिस नीति से राज प्राप्त हो वो उस नीति को अपनाने को कहते हैं राजनीति। जो पहले राजनीति होती थी तोप तलवारों से होती थी, आजकल जो लोकतंत्र के अंदर जो राजनीति होती है वो ऐसे ही होती है। अब जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे हॉर्स ट्रेडिंग की और विधायक खरीदने की, तो देखिए नेहा जी, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर जीते हुए 6 विधायक इन्होंने अपने आप में शामिल नहीं कर लिए थे? तो क्या उनका हृदय परिवर्तन हुआ था कि भाई वो, या उनको क्या मामला था कि भाई वो चुनाव जीतने के बाद में पूरी की पूरी बसपा उन्होंने जो है पूरा विधायक दल जो बसपा का, और वो कांग्रेस में शामिल हो गया था? कहीं ना कहीं उसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो डील होगी। अच्छा, तीसरी बात आपको मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ के अंदर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलकर के अलायंस में चुनाव लड़ा था। जनता ने वहां पे जो मैंडेट दिया था वो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के गठबंधन को। तो क्या वहां पे जो कांग्रेस ने, या मान लीजिए जो सेंधमारी करी, क्या वो जो उनकी सत्ता बनाने के लिए उन्होंने वोट दिए थे, क्या वो उन वोटरों का अपमान नहीं था? क्या वो लोकतंत्र का अपमान नहीं था? लोकमत का अपमान नहीं था? इसके अलावा इससे पहले कर्नाटका का आप उदाहरण दे रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पार्टी देवगौड़ा जी की पार्टी को कांग्रेस वहां गालियां दे दे करके चुनाव लड़ रही थी, और चुनाव संपन्न होने के बाद में जैसे ही समीकरण बदले, इन्होंने एक साथ मिलकर के सरकार नहीं बनाई थी, तो क्या वो उसके अंदर वहां के जो मतदाता है उन्होंने अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं किया? देखिए ऐसा है, ये राजनीति है, और मैंने जैसे आपको पहले बताया, राजनीति का मतलब होता है जिस नीति से राज प्राप्त हो वो नीति है। तो भारतीय जनता पार्टी भी कमोवेश वही कर रही है। अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या सचिन पायलट जी का जो योगदान था वो, क्या ये उसको ये नजरअंदाज कर सकते हैं? और सचिन पायलट जी के जो पिताजी थे स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी, वो जिस तरीके से वंचितों के, पिछड़ों के और ग्रामीण के जो नेता थे, और वो देवतुल्य नेता थे, क्या आज अगर वो होते
तो क्या ये कांग्रेस की जो परिक्रमा मंडली में इसको कहूंगा, क्या ये उनको इसी तरीके से उनके साथ ये व्यवहार कर पाती? देखिए नेहा जी, अब मेरा कहने का सारांश ये है कि हो सकता है सरकार बच जाए, लेकिन सरोकार नहीं बचने वाला कांग्रेस की सरकार का। जो राजस्थान की जो सरकार है उसके अंदर बेशक ये सरकार बचा जाए, लेकिन सरोकार कहीं ना कहीं इनका खराब हो गया। क्योंकि अब देखिए, जब सचिन पायलट जी ने मान लीजिए आज विद्रोह का झंडा उठा दिया है, बिगुल फूंक दिया है, तो निश्चित रूप से वहां पे वो या तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाएंगे या वो कोई अपना संगठन नहीं। ठीक है आयुष जी, ठीक है सर, ठीक है आयुष जी, सवाल इस बात को लेकर है कि अब कैसे कुनबा बचाएंगे, मुझे बताइए। क्योंकि अब कांग्रेस की तरफ से जब व्हिप जारी किया गया था कि बैठक में आइए तमाम जो विधायक है, सचिन पायलट तो पहुंचे नहीं, कुछ और विधायक भी नहीं पहुंचे, अब क्या होगा कांग्रेस की तरफ से, कितना एक्शन लिया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं एमपी साहब की बात क्लियर कर दूं कि उन्होंने कहा कि तो व्हिप जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी। वो जरूरत इसलिए पड़ी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरा बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी आरएसएस, सारी एजेंसियों को साथ लेके हमारी पार्टी और हमारी सरकार के पीछे पड़ेगी। सीधे तौर पर तो अशोक गहलोत की जिसे जीत नहीं सकती बीजेपी, इसलिए अब इस तरीके एजेंसियों का सहारा ले रहे हैं। आप आज ताजुब करेंगे कि मुख्यमंत्री जी के 2 नजदीकी लोगों के इनकम टैक्स के छापे आज मारे गए। क्यों मारे गए? क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन था, सरकार गिराना चाह रहे थे, गिरा नहीं पा रहे थे। दूसरी चीज, निरंजन पोदार जी ने कही कि सचिन पायलट जी ने क्या काम किया, तो उन्होंने बहुत बेहतर काम किया। अशोक गहलोत जी ने नेतृत्व में अभी काम कर रहे थे, वो डिप्टी सीएम है, और ये पार्टी ने 26 वर्ष की उम्र में उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, 27 साल की उम्र में उनको सेंट्रल मिनिस्टर बनाया, 40 साल की उम्र में डिप्टी सीएम। सर, अब एक्शन कैसे होगा? क्या कोई एक्शन होगा? व्हिप जारी करने के बावजूद भी सचिन पायलट समेत कुछ विधायक नहीं पहुंचे, मुझे ये बताइए कि क्या एक्शन होगा कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल एक्शन होगा, बिल्कुल एक्शन होगा। और अभी उनको मोहलत दी गई है। पार्टी विरोधी गतिविधि, सरकार विरोधी गतिविधि अब बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जाएगी, और जो भी उस व्हिप का उल्लंघन कर रहा है, जो भी एमएलए है, हालांकि हमारी सरकार सेफ है, हमारे पास कंप्लीट नंबर्स है और कोई ऐसा कोई इश्यू हमारे साथ आ नहीं रहा है, मगर फिर भी अगर क्योंकि हमने नोटिस दिया है, आदरणीय वेणुगोपाल जी ने उनको संपर्क करने की कोशिश करी है, अगर उनकी कोई निजी तौर पर अगर कोई समस्या है, उसको दिल्ली हाईकमान जो है वो सुन रही है, मगर अगर फिर भी अगर वो नहीं आते हैं तो पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित तौर पर करेगी। ठीक है, डॉक्टर मनोज राजौरिया जी, सवाल इस बात को लेकर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो एक्सेप्ट कर लिया सर, सरकार भी बनवा दी उन्होंने, अब अगर सचिन पायलट आते हैं तो क्या बीजेपी स्वीकार करेगी या उन्हें पार्टी में शामिल करवाएगी? देखिए, ये प्रश्न का कोई अभी जवाब देने का समय नहीं है नेहा। ये समय की परिस्थितियां बताएगी कि क्या होगा, और इसके लिए हमारा जो नेतृत्व है, हमारी जो कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है कि कोई बड़े एक आदमी जवाब दे दे। हमारा संसदीय बोर्ड जो होता है वो तय करता है। पहले बात तो ये है कि जब अगर वो ऐसा करते हैं तो हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा, कि उनके निर्णय के बाद में तय करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके नेताओं की तरह कोई घर बैठे एक परिवार तय कर देगा, वही पूरे देश में कांग्रेस चलेगी। नेहा जी, सबसे बड़ी असफलता, दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो अभी निरंजन जी कह रहे थे, सच ये है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा भूल चुका है। आज कांग्रेस का नेतृत्व 50% कैबिनेट उत्तराखंड में आपने कांग्रेसियों से बनाया हुआ है, राजस्थान में आप 50 सीएम को लाना चाह रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर आपने कांग्रेसी मंत्री बना दिए। विचारधारा की बात क्यों है सर, मुझे बताइए, विचारधारा क्या है, आप मुझे बताइए। आप सारे तो कांग्रेस के लोगों को शामिल कर रहे हो अपनी पार्टी में, तो विचारधारा बच्ची का कांग्रेस में। रही बात संसदीय लोकतंत्र की, अगर आप बात कर रहे हैं तो आपके पीएम ये ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स की रिपोर्ट कह रही है, तो आप बताइए कहाँ डेमोक्रेसी है? आप एक तरफा बात मत कीजिए, अगर या तो आप बात कर लीजिए या मुझे बात बोलने दीजिए, और बीच में बोल रहे हैं तो गलत चीज स्वीकार कैसे करोगे? सुन लेते आयुष जी सुन लेते हैं पहले मनोज जी, स्वीकार कैसे करोगे? मनोज जी आपकी जब बात आती है तो आप आराम से बोलिए, लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि आप बीच में बोल रहे हैं? आप पूरी बात सुनिए, उसके बाद में पूरा जवाब दीजिए। आप गलत चीज बोलेंगे तो स्वीकार नहीं होगी सर। आप आरोप लगा रहे हैं, आप डेमोक्रेसी खराब करने का आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी कुछ ये काम कर रही है। आपको जो सही लगता है वो पार्लियामेंट, आपको खुद को पार्टी के डिसीजन के माध्यम से पता लगते हैं। आप लोगों ने डेमोक्रेसी की हालत तो यहाँ ये है, हम कम से कम ये आपकी दुर्दशा है, नहीं ठीक है, एक करके बात रखिए। दुर्दशा है, कांग्रेस की दुर्दशा है, और उस दुर्दशा आपके व्यक्तित्व में भी झलक रही है कि आपको ये नहीं पता कि हम डिबेट कर रहे हैं, तो कम से कम एक एक करके अपनी बात रखें, पूरी बात रखें। इस तरीके से इसी के कारण रहा ये नेहा जी, कांग्रेस की जो संस्कृति है ऊपर से नीचे तक वो इतनी प्रदूषित हो गई है, इतनी अपनी विचारधारा से भटक गई है। आज कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अपने
एक परिवार को खुश करने के लिए अपनी विचारधारा को छोड़कर, जनहित को छोड़कर, अपनी हर जनहित के कार्य को छोड़कर सिर्फ एक परिवार कैसे खुश हो, इस चीज में लगी हुई है। और दुर्भाग्य यह है कि वो एक परिवार, उसके भी युवराज जी जिसको ये लोग बोलते हैं, उसके श्री राहुल गांधी जी जो इनके नेता है, उनको बात कैसे बनाए। कोई भी कांग्रेस के अंदर के इतना बड़ा नेता नहीं बन जाए जिससे कि कहीं न कहीं राहुल गांधी के बराबर की टक्कर का हो जाए। उसी का परिणाम था कि इन्होंने बड़े योग्य नेताओं को, चाहे वो ज्योतिराज सिंधिया हो, चाहे सचिन पायलट जी हो या अन्य, आप महाराष्ट्र से लेके पूरे देश के हर राज्य में ऐसे युवा नेता कांग्रेस में मिल जाएंगे जिनकी अनदेखी की गई है। और ये इनके नेतृत्व की दिशा भ्रम है, इनके नेतृत्व की अयोग्यता है, इनका शीर्ष नेतृत्व इस चीज में संपूर्ण रूप से फेल है और अपनी फेल्योर को ये दूसरों पर थोप रहे हैं। और इस तरीके से बात करके अगर बीच में अपन बात काट के, किसी की बात नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि कांग्रेस अपनी विचारधारा से भटक चुकी है। राजस्थान की बात, आयुष जी से रिएक्शन ले लेते हैं। आयुष जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से, क्योंकि जाहिर तौर पे ये आरोप ना सिर्फ मनोज जी लगा रहे हैं बल्कि कई और नेता भी लगा चुके हैं कि राहुल गांधी के पैरेलल कोई नेता खड़ा नहीं करना चाहती है कांग्रेस पार्टी, और यही वजह है कि युवा चेहरों को दरकिनार किया जाता है, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में काबिलों की कमी थी, बहुत काबिल चेहरे थे, बहुत काबिल नेता अभी भी होंगे, लेकिन उनको राहुल गांधी के पैरेलल खड़ा नहीं करना चाहती है कांग्रेस पार्टी, यही वजह है कि उनको दरकिनार किया जाता है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सारे वो नेता हैं जो बिल्कुल राहुल जी ने जिनको प्रदेशों का अध्यक्ष बनाया, उनको लीडर तैयार किया। सर, नाराजगी देखी जा रही है ना इनकी। अब मुझे बता दीजिए ना, धारा 370 हटी, ये तीनों नेता जिनका नाम आपने लिए, ये तो सरकार का सपोर्ट कर रहे थे कि बहुत अच्छा फैसला लिया गया है। जो बुजुर्ग नेता थे वो इसके विरोध में थे। कांग्रेस पार्टी दो धड़ों में बट के क्यों रह गई है? अगर मध्य प्रदेश में देखें तो दो धड़े, राजस्थान में देखें तो दो धड़े, हर जगह दो धड़े, केंद्र में देखें तो दो धड़े, क्यों? ये तो लगभग हर पार्टी की स्थिति है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी यही हालत है। बीजेपी के अंदर दो धड़े नहीं है क्या? मुझे आप बताइए, बीजेपी में 200 धड़े हैं। राजस्थान उठा के देख लीजिए, गजेंद्र सिंह शेखावत, उनकी गुटबाजी के सामने आ रही है, उनकी गुटबाजी सामने आ रही है, उनका खेमा टूट रहा है, उनका कुनबा खत्म हो रहा है। जितनी गुटबाजी बीजेपी और की अलग अलग स्तर पर है, उतनी किसी पार्टी में नहीं है। ये कड़वी सच्चाई है। रही बात बीजेपी का डेमोक्रेसी की बात कर रही है, बीजेपी ये कह रही है कि हम अलग अलग लोगों को लाते हैं। सच्चाई ये है कि ज्यादातर जो डिसीजन थे वो केवल अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से होते हैं। यहाँ तक कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक को भी अखबारों, कांग्रेस पार्टी में कहाँ से होते हैं? सरकार की क्या पॉलिसी? नहीं, कांग्रेस पार्टी में कहाँ से होते हैं? 10 जनपद से होते हैं। के अंदर सीडब्ल्यूसी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, और सीडब्ल्यूसी के अंदर लगभग हर स्टेट से 1 या 2 प्रतिनिधि मौजूद होता है। लगभग हर महीने या 1.5 महीने में मीटिंग होती है, बाकायदा उस पर रेजोल्यूशन पास होता है और उस पर पार्टी काम करती है। किसी भी आप चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कोई चेहरा नहीं मिला, राहुल गांधी इस्तीफा दे देते हैं, आप 2 या 3 या 4 महीनों तक घूमते हैं, किसको बनाया जाए, फिर सोनिया गांधी पे जाके टिक जाते हैं। क्यों? क्या आपको गांधी परिवार के अलावा कोई चेहरा नहीं दिखता है? क्या आपको लगता है कि काबिल नेताओं की कमी है, या फिर कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि किसी और को कमान दे दी तो गांधी परिवार का वर्चस्व खत्म हो जाएगा? देखिए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के अंदर जो अध्यक्षता का चुनाव है प्योरली निष्पक्षता के साथ होता है, और इसके लिए सीडब्ल्यूसी की बाकायदा बैठक होती है। सीडब्ल्यूसी के अंदर सभी जितने भी मेंबर्स हैं, उन्होंने एक मत से प्रस्ताव पारित किया था कि गांधी परिवार के नेतृत्व में ही पार्टी एक अच्छा काम कर रही है, पार्टी एकजुट है। साथ ही गांधी परिवार एकमात्र ऐसा परिवार है जिसकी एक्सेप्टेंसी देश के हर कोने में, क्योंकि इस परिवार में इस परिवार के सदस्यों ने, परिवार के सदस्य, परिवार का मुखिया बाकी और सदस्यों का फोन टैपिंग करा लेता है क्या? कैसे परिवार चलाया जाता है सर? मेजोरिटी के आधार पर जो डिसीजन होगा वही तो स्वीकार्य होगा। नहीं, ये फोन टैपिंग वाला मसला कैसे आ गया सर? ये मुझे बताइए। मतभेद है, मनभेद नहीं है, इस बात को कहा जाता है, लेकिन फोन टैपिंग वाला किस्सा सामने आता है। क्यों नहीं आखिर ये दो धड़े में बटे कांग्रेस? अगर इस तरह के मामले सर सामने आएंगे तो मुझे बताइए सवाल खड़े होंगे या नहीं होंगे? केवल और केवल बीजेपी की चालों को, बीजेपी के लोगों को, बीजेपी कहां से आ गई इसमें? सरकार आपकी है, रंगे हाथों पकड़ने के लिए फोन टैपिंग कराई गई, और उसका नतीजा ये कि आज 2 लोग तो अंदर है और बाकी कितने लोग ऐसा मौजूद है पता लग जाएगा। बीजेपी के सारे नेता इस रडार पे थे, और जिन्होंने जो
सरकार गिराने की जो साजिश रची, इसको लेकर हमने कह सकते हैं कि एक सेफ्टी मेजर के रूप में फोन टैपिंग कराई गई, जिसका नतीजा जो है सबके सामने। चलिए, फोन टैपिंग एक सेफ्टी मेजर के तौर पे कराई गई है, लेकिन इस पर भी हम लगातार डिबेट करेंगे। यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, बहुत जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकतंत्र। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान में मची सियासी हलचल के बीच ये साफ हो गया है कि राजस्थान में कांग्रेस दो खेमों में बटी हुई है। सचिन पायलट धड़ा अलग और कांग्रेस में अशोक गहलोत का धड़ा अलग है। हालांकि दोनों के बीच पैदा हुई इस दरार का एक अपना ही इतिहास है, जो कि एक लंबे वक्त से चलता हुआ आ रहा है। क्योंकि साल 2018 में राजस्थान में कांग्रेस की जीत के बाद जब सचिन पायलट को दरकिनार कर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो ये अदावत अपने चरम पर पहुंच गई थी। वो सभी के सामने था। इस पर हम लगातार डिबेट कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद है। सेफ्टी मेजर की बात कर रहे थे अभी आयुष भारद्वाज जी कि सेफ्टी मेजर के तहत ये टैपिंग कराई गई। निरंजन पोद्दार जी अपने ही अभी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की तरह है, परिवार के मुखिया अशोक गहलोत हैं राजस्थान में, और ऐसे में अपने ही सदस्यों के लिए अगर वो फोन टैपिंग कराते हैं और ये कहते हैं कि सेफ्टी मेजर है, क्या वाकई आपको लगता है कि सेफ्टी मेजर के तौर पर ही ये फोन टैपिंग कराई गई या फिर उद्देश्य कुछ और था? देखिए नेहा जी, ये सर्वविदित है कि चुनाव से पहले जिस तरीके से सचिन पायलट जी ने मेहनत करके और कांग्रेस को वहां सत्ता में लेके आए और उससे उनका जो राजनीतिक जो उन्होंने अपना कद जो साबित किया, अपना कद को जो उन्होंने प्रूव किया ना, तो इससे क्या है कि जो मैं आपको कहूं कि ये जो 10 जनपद की जो परिक्रमा मंडली है, इसके अंदर कहीं ना कहीं खलबली थी और उसके बाद में अपने संबंधों का या यूं कहें कि अपनी जो पकड़ का फायदा उठा करके और सत्ता प्राप्ति कर ली गई। और उसके बाद में जिस तरीके से लगातार सचिन जी को इन्होंने अपमानित किया है, देखिए कोई भी नेता जो कर्मवीर होगा वो कभी भी अपमानित होकर के कहीं भी कार्य नहीं किएगा। अब जैसे मैं आपको उस टाइम बताना चाह रहा था कि सरकार भले ही ये बचा ले, लेकिन सरोकार के अंदर फर्क आ जाएगा। वो इसलिए मैं कह रहा था नेहा जी कि आज जिस तरीके से गांव हर कस्बे और ढाणी के अंदर जिस तरीके से सचिन पायलट जी का वहां पे लोगों से संवाद है, उस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि अगर भविष्य में सचिन पायलट जी चाहे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाए, चाहे वो अपना तीसरा दल या कोई भी अपनी एक नया संगठन बनाए, उसका खामियाजा कांग्रेस को भविष्य में जरूर पहुंचेगा, भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो मैं सरकार और सरोकार की बात जो कर रहा हूं ना, इसके पीछे एक कारण और मैं बोल रहा हूं नेहा जी, आप इस चीज को समझिए कि आज जैसे अभी कांग्रेस की जो वहां की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कहा गया कि हमारे साथ 102 विधायक है। 125 से आकर के अगर ये 102 पे आ जाते हैं तो बेशक इन्होंने फ्लोर के ऊपर इन्होंने मैंडेट इन्होंने साबित कर लिया, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जैसे इनके लिए अब एक विधायक महत्वपूर्ण हो गया है, ये क्या उसी स्वतंत्रता से काम कर पाएगी ये सरकार? क्या उनका इनके ऊपर हरदम तलवार नहीं लटकी रहेगी कि कहीं कोई नाराज होकर के हमारी कहीं लुटिया ना डूब जाए? तो कहने का मतलब क्या है कि जितने टाइट कपड़े इन्होंने पहन लिए, जितनी टाइट इन्होंने पैंट पहन ली, क्या ये उसी स्वतंत्रता से अपने आप को खेल पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जरा सा उससे कपड़े फटने की संभावना? तो कहने का मतलब क्या है कि सरकार बेशक बच गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने जितना बड़ा डैमेज अभी राजस्थान के अंदर किया है, देखिए कदाचित हर प्रदेश के अंदर कांग्रेस से ऐसा ही किया है। दिल्ली के अंदर समझ लीजिए या जहां भी आप देखेंगे, तीसरी पार्टी जहां पे भी उत्पन्न हुई है वहां पे कांग्रेस की नैया जो है डामाडोल है। तो आप कांग्रेस नेतृत्व को भी ये चीज सोचना चाहिए। और मैं तो इनको अभी भी एक सलाह देता हूं कि अभी भी जो अस्तबल से घोड़े निकले हैं वो इतनी दूर नहीं गए हैं कि वो दोबारा अस्तबल में ना आ पाए। तो अभी कांग्रेस नेतृत्व को एक चीज सोच करके कि बड़ा क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का हरि को घटो, जो भ्रघुमारी लाभ। अभी भी इनको जो है सारी चीजों को इग्नोर करके केंद्रीय नेतृत्व को सक्रिय होकर के और सचिन पायलट जी की भावनाओं को समझते हुए मेरे हिसाब से उनको वापस इनको जोड़ना चाहिए।
यही इनके लिए भविष्य के लिए भी फायदेमंद रहेगा और वर्तमान में भी फायदेमंद रहेगा। मनोज जी, अशोक गहलोत तो खिलाड़ी निकले सर, वो तो अपनी सरकार बचा ले गए। जो अभी हालात और जो स्थिर अभी सिचुएशन जो अभी फिलहाल बनी हुई है, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अनुमान बीजेपी जता रही थी कि शायद कुछ उलटफेर हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेहा जी, अभी कुछ देर पहले, लगभग 1 घंटे पहले सचिन पायलट जी ने एएनआई से बात की और एएनआई ने एक ट्वीट किया है, और उस ट्वीट में सचिन पायलट जी के बिहाव पे उन्होंने किया है कि सचिन पायलट ने कहा है कि अभी भी गहलोत सरकार अल्पमत में है, उनको अपने सीएम रेजिडेंस पे सीएमआर के बजाय विधानसभा के फ्लोर पे टेस्ट करना चाहिए। ये कितने आत्मविश्वास से जब इनकी मीटिंग खत्म हो चुकी, बसों में इनके विधायकों को ले जाके होटल में बंद कर चुके, उसके बाद में एएनआई का ट्वीट सचिन पायलट से बात करने के बाद में आया है। इसके पीछे आप क्या समझते हैं कि कितना कांग्रेस इतनी डरी क्यों है? अगर इनके पास बहुमत है तो ये डरे हुए क्यों है? क्यों ये किस तरीके से इनकी हालत खराब है कि कभी कांग्रेस के दफ्तर से सचिन पायलट के पोस्टर और होर्डिंग्स फाड़ कर ये हटा देते हैं, फिर 1 घंटे बाद उनके पोस्टर और होर्डिंग वापस लगाते हैं। ये खलबली कांग्रेस के अंदर क्यों है? क्योंकि नेहा जी, आज उन्होंने जो गलत काम किया है, एसओजी के नोटिस, जिस तरीके से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं को झूठ फंसाकर उनको गिरफ्तार करके कोशिश की, इसी प्रकार से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, इवन मंत्री तक को, विधायकों को इन्होंने एसओजी के नोटिस देकर धमकाने का काम किया। दूसरा, इन्होंने अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को बदनाम करके रख दिया। 25-25 करोड़ रुपए के झूठे आरोप इन्होंने विधायकों के ऊपर ये लगाए कि वो बिकाऊ हैं, अपनी ही पार्टी के विधायकों का। लेकिन सर, इतने उथल पुथल के बीच इनकम टैक्स के जो छापेमारी हुई है, मैडम मेरी बात सुनिए, अपनी ही पार्टी, उसे कैसे देखते हैं आप? हाँ बिल्कुल जवाब देता हूं मैं। अपनी ही पार्टी के विधायकों को जब ये इस कदर बेइज्जत करते हैं, उनको बदनाम करते हैं कि इनके पार्टी के विधायक बिकाऊ हैं, ये और कोई नहीं कहते, कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बोल रहे हैं कि, और ये कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक उंगली उठा रहे, 4 खुद की तरफ देखनी चाहिए। जहां तक बात है इनकम टैक्स के छापों की, नेहा जी, ये सामान्य प्रक्रिया है। जिस तरीके से कांग्रेस की 2 साल की राजस्थान में सरकार चल रही है, जिस तरीके से वहाँ अवैध बजरी माफिया चल रहा है, खनन माफिया चल रहा है, लेकिन सर जब ये हालात चल रहे हैं उस बीच अगर एक छापेमारी हो रही है, पहले और बाद में क्यों नहीं हुई? मैडम मेरी बात सुनिए। जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार पिछले लगभग 2 साल के अंदर राजस्थान में कानून व्यवस्था को समाप्त कर जनहित को समाप्त कर जो काम कर रही है, इनकम टैक्स का अपना काम है। वही बात है, टाइमिंग की बात है, टाइमिंग तो एक कोइंसिडेंस है। जब दूसरी सरकार होती है या यूपीए की सरकार होती है, जब बीजेपी विपक्ष में होती है, तो ये आरोप लगाए जाते हैं कि इसको तंग करने के लिए या ऐसे सरकार को अस्थिर करने के लिए इनकम टैक्स के छापे पड़वा दिए गए, सीबीआई को पीछे लगा दिया गया, सीआईडी को पीछे लगा दिया गया, तमाम तरह की बातें कही जाती है। लेकिन जब अपनी ही सरकार सत्ता पर काबिज होती है, अपनी पार्टी सत्ता पर काबिज होती है, तब ये कह दिया जाता है कि इनकम टैक्स विभाग का तो अपना काम है। इनको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि ये नहीं सर, ये दो चीजें क्यों, ये 2 चीजें क्यों, मुझे बताइए। हम डरने की सत्ता में रहते शब्द चेंज हो जाते हैं, मतलब चेंज हो जाता है, और विपक्ष में रहते ही चीजें अलग हो जाती है। बिल्कुल, कांग्रेस ने ऐसा काम किया है, पूरी उम्र कांग्रेस ने ऐसे काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कभी ऐसे काम नहीं किए, इसलिए कांग्रेस के मुंह के द्वारा ये आरोप लगाना ही कांग्रेस की ही आदत है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस तरीके से कार्य नहीं किए, इसलिए न भारतीय जनता पार्टी इन कार्यों में अपने आप को इन्वॉल्व करती है। ठीक है, निरंजन पोद्दार जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल बनी हुई है राजस्थान में, एक तरफ एसओजी के जरिए वो टैपिंग कराई जाती है, उसके बाद नोटिस जारी कर दिया जाता है, अशोक गहलोत के ऊपर जिस तरह से इनकम टैक्स की छापेमारी होती है, इन तमाम हालातों को देखते हुए कहा जा सकता है कि सरकार बनाने और सरकार में उलटफेर करने की होड़ मची हुई है पार्टी में, दोनों ही पार्टियों में। देखिए नेहा जी, जो भी पार्टी सरकार में होती है वो सत्ता का अपना प्रयोग भी करती है और दुरुपयोग भी करती है। इसके अंदर जब कांग्रेस नहीं तो सर, पाक साफ की नीति पर चलने की बात क्यों करते हैं? कह दीजिए हम तो राजनीतिक पार्टी है जी, राजनीति करेंगे, खुल के करेंगे, हम तो पाक साफ रास्ते पर चलते हैं, ये दुहाई क्यों दी जाती है?
नेहा जी, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो भी राजनीतिक पार्टी होती है वो राजनीति के लिए अपनी पार्टी चलाती है और उसके अंदर कोई भी पार्टी आज की तारीख में पाक साफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी अपने आप को पाक साफ नहीं कह सकती। मेरी बात समझिए, मैं आपको ये एक जमाना था जब पार्टी विद डिफरेंस हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का भी कदाचित कांग्रेसीकरण हो गया है और जो राज्य के लिए जो भी करना पड़े भारतीय जनता पार्टी भी वो करती है। रही बात इनकम टैक्स और ईडी के छापों की, तो इसके अंदर नेहा जी देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर कहीं कोई गड़बड़ जाला नहीं है तो किसी को डरने की आवश्यकता ही नहीं है। मान लीजिए आपके यहाँ पे या मेरे यहाँ पे कोई मामला होता है और अगर हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आती है और अगर मैंने कुछ गलत नहीं कर रखा है तो आए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आकर के अपना काम करके चली जाए। मेरे को तो मैं तो हाय तो बात तभी मचाऊंगा ना कि अगर मेरे कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरे अंदर में चोर है। और ऐसे ही जैसे आप एसओजी की टैप रिकॉर्डिंग की आप बात कर रहे हैं, तो आप मुझे एक बात बताइए, जब आप अपने डिप्टी सीएम के साथ को भी नहीं अगर आप बख्शीश दे रहे हैं इस चीज के लिए कि भाई आप अपने डिप्टी सीएम के और उनके खास लोगों की भी अगर आप फोन टैपिंग करवा रहे हैं, तो इससे यही साबित होता है ना कि कदाचित अपनी सत्ता का प्रयोग हर पार्टी करती है, दुरुपयोग भी हर पार्टी करती है। तो इसके अंदर अब आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं नेहा जी, आज जिस तरीके से ये कांग्रेस के प्रवक्ता आयुष जी कह रहे थे कि भाई हम सेफ हैं, आज तक देखिए कांग्रेस का एक सिस्टम रहा है कि जहां पे भी ऐसे क्राइसिस पैदा होती है वहां पे कांग्रेस क्या करती है कि अपने विधायकों का राज्यपाल के यहाँ शुरू में ही परेड करा देती है। लेकिन आज अशोक गहलोत जी के बंगले पे जो विधायकों की मीटिंग हुई है उसके बाद में इन्होंने अपना बहुमत तो घोषित कर दिया, लेकिन इन्होंने कहीं राज्यपाल साहब के यहाँ कहीं अपनी वो परेड कराने की इन्होंने वो नहीं की है। इससे कहीं ना कहीं इस बात पे भी एक बल मिलता है जो सचिन पायलट जी जो कह रहे हैं कि भाई मेरे पास 30 विधायक हैं और जो है सरकार जो है वो अल्पमत में आ गई है। तो इससे इस बात को भी थोड़ा सा देखिए हम मान सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं इन्होंने, नहीं तो अगर भारतीय कांग्रेस के पास अगर संख्या बल होता तो निश्चित रूप से अभी तक राजभवन के अंदर सारे विधायकों की परेड हो चुकी होती, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है आयुष जी, क्या माना जाए कि अभी भी सरकार के ऊपर से संकट के बादल नहीं छटे हैं? अगर सचिन पायलट ये कहते हैं कि अभी भी सरकार अल्पमत में है तो उसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, जिस ट्वीट में ये बात कही जा रही है कि सचिन जी ने ये कहा कि 30 विधायक है, ये एएनआई का ट्वीट जिसको एमपी साहब डिस्कस कर रहे थे, उसके ऊपर क्लियरली लास्ट में लिखा हुआ है कि आज क्लोज सोर्स ऑफ सचिन पायलट रिवील्ड। क्लोज सोर्स, उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि ये सचिन पायलट ने कहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, कांग्रेस के पास अपना संख्या बल है, ये जग जाहिर है। 109 विधायकों का बाकायदा समर्थन पत्र भी है। जब अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ेगी तो उनकी परेड भी करा देंगे, तब तक परेशान होने की कहां समस्या आ रही है। जी ठीक है। एक सवाल ये भी है, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्योंकि क्यों आखिर क्या ये माना जाए कि कांग्रेस नेतृत्व अब अपने नेताओं को संभालने में नाकाम साबित हो रहा है? अगर राहुल गांधी की बात करते हैं, चुनाव हार जाते हैं तो उनको लगता है कि जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी और मैं बहुत बखूबी नहीं निभा पाया, इस्तीफा दे देते हैं, सोनिया गांधी को कमान दे दी जाती है। ऐसे में क्या एकजुट करने में अभी कांग्रेस नेतृत्व नाकामयाब दिखाई दे रहा है? क्या यही वजह है कि पार्टी अब टूटती जा रही है? क्योंकि पार्टी टूट रही है और अच्छे दिग्गज नेता निकल रहे हैं जो कि बहुत काबिल माने जाते हैं, युवा चेहरे जिनके नाम पे वोट पड़ते हैं। देखिए, नेतृत्व की कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं है, नेतृत्व सक्षम है, मगर अभी मौजूदा परिस्थितियां बहुत अलग टाइप की हो रही है। देश में धर्म और जाति की राजनीति हो रही है, देश में बदले की भावना की राजनीति हो रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के सांसदों को, कांग्रेस के विधायकों को पैसे से या फिर एजेंसी के माध्यम से डरा धमका के मतलब आपके नेता बिकाऊ है? आपके नेता बिकाऊ है क्या? हमने ये चीज नहीं कही बिकाऊ है, हमने ये कहा कि बीजेपी उनको खरीदने की कोशिश कर रही है। नहीं, अगर आप कहते हैं कि हमारे नेता बिक जाते हैं तो यानी कि आपके नेता बिकाऊ है। जनता की सेवा और जन सरोकार से कोई मतलब नहीं। ऑफर कर रहे हैं, जो जा रहे हैं वो बिकाऊ है, सच्चाई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बिकाऊ है, बिल्कुल, इसको कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है। और रही बात, देखिए, हर तो मतलब ऐसी पार्टी, आपकी पार्टी में ऐसे कई नेता हैं, ऐसे नेता हैं जिनको पैसों का ऑफर दिया जाता है तो वो बिक जाते हैं। यानी कि जनता अगर कांग्रेस पर विश्वास करे, सर, जनता अगर कांग्रेस पर विश्वास करे तो कैसे करे बताइए?
नहीं, ये हमारे शास्त्र में कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में ही मित्र की पहचान होती है। तो बहुत बेहतर है कि ऐसी गंदगी हमारी पार्टी से साफ होकर दूसरी पार्टी में जाती है। निसंदेह ये जो लोग इस पैसे में या इस प्रेशर में जा रहे हैं, ये बिकाऊ है, ये मौका परस्त लोग हैं, और बीजेपी इनको लेके अपनी हानि ही करेगी और कुछ नहीं करेगी। ये तो हम ठीक है, हमारे साथ हमको जनता ने मैंडेट दिया, ये क्या कितना ही खरीदने की कोशिश करे, जनता सब देखेगी। और एक स्तर आएगा, एक समय जब आएगा जब जनता ही इनका खुद का तख्ता पलट कर देगी। इतिहास गवाह है कि जितने भी हिटलर हो, चाहे एग्रेशन को लेकर जिन्होंने काम किया है, उन लोगों का अंत जो है बहुत ही बुरा हुआ है। तो जिस तरीके से बदले की भावना से राजनीति की जा रही है, छोटे दलों को, विपक्षी दलों को, विधायकों को, सांसदों को परेशान किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसका अंत जो है वो बहुत बुरा ही होगा। और एक समय वापस आएगा कि जो डेमोक्रेसी है इस देश के अंदर वापस फल फूलेगी, कांग्रेस वापस सत्ता में आएगी। ठीक है, मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, मनोज जी मैं आऊंगी आपके पास। निरंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। निरंजन जी। नेहा जी, जैसे अभी आयुष जी कह रहे थे, तो इसका अर्थ तो यही निकलता है कि अगर कांग्रेस के कुछ विधायक अगर दिख सकते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं टिकट वितरण में गलती हुई है। या मान लीजिए जो इन्होंने जो टिकट वितरण किया है, प्रत्याशी चयन का जो इन्होंने कार्य किया था, चाहे यहाँ समझ लीजिए, चाहे अपना मध्य प्रदेश में समझ लीजिए, जहां जहां पे भी इनके विधायक ये कह रहे हैं कि हमारे विधायक दिख जाते हैं, तो इसका मतलब तो कहीं ना कहीं इनके टिकट वितरण में समस्या है। तो टिकट वितरण में समस्या, मतलब बीजेपी उसमें कोई समस्या नहीं है। बीजेपी उनको पैसे का ऑफर दे रही है, रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, लोग अरेस्ट हो रहे हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, मगर वो दिख रहे हैं उसमें सर, तो उसके लिए न्यायालय है, कोर्ट जाइए ना, दरवाजा खटखटाइए, जाइए कोर्ट, आप लड़ाई लड़िए ना उसके लिए, कानूनी लड़ाई लड़िए। हमारा न्यायालय, आप कहते हैं वीडियो वायरल हो रही है, आप कह रहे हैं बीजेपी ने ये कर दिया, आप कह रहे हैं बीजेपी ने वो कर दिया। सर, तो उसके लिए कोर्ट है ना, कितनी बार कोर्ट गए हैं आप ये कहने के लिए कि बीजेपी हमारे विधायकों को तोड़ रही है? हमारी जनता ही हमारे न्यायाधीश है सर। नहीं, आप तथ्यपूर्ण बातें करिए सर, तथ्यपूर्ण बातें करिए, तथ्यों के आधार पर बातें करिए। अगर आप बोलेंगे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो हम नहीं मानेंगे ना, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। आप बताइए कि आप कितनी बार कोर्ट गए हैं और कितनी बार आपने कहा कि ये चीजें मेरे पास है, ये तथ्य मेरे पास है, बीजेपी हमारे विधायकों को तोड़ रही है, बीजेपी के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं। आप बताइए मुझे कितनी बार कोर्ट गए? कार्रवाई हो रही है ना, राजस्थान में कार्रवाई हो रही है, शुरुआत होगी पेट में दर्द होने की, तभी तो आईटी की जो टीम है वो पीछे लगाई गई है। चिंता मत करिए, लीगल एक्शन में भी काम करेंगे। टीम को पीछे लगा दिया गया सर, जब सत्ता में आप थे तब किसकी टीम को पीछे लगाया गया था, वो भी मेरे पास कच्चा चिट्ठा है। ठीक है, डॉक्टर मनोज रजौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं इनकी बात। मैडम, आयुष जी अभी कह रहे थे कि ये बिकाऊ है, वो बिकाऊ है, इनके कांग्रेस के साथी बिकाऊ है, खुद ने इन्होंने अपनी कमजोरी को अपने मुंह से स्वीकार किया। निरंजन जी ने बताया कि ये टिकट वितरण में क्या इनकी पूरी संस्कृति जो है वो ही दूषित है। मैं इनको चैलेंज देना चाहता हूँ कि ये अपने पार्टी के अंदर फिल्ट्रेशन करने की हिम्मत करें, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने जाके इन जैसे युवा जाके बैठिए, अपनी नेता को बताइए कि अब कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का अध्यक्ष आप दूसरे को किसी को बनाइए, गांधी परिवार से बाहर जाके बनाइए। आज हिंदुस्तान में किसी कांग्रेस की इतनी हिम्मत नहीं है कि जाकर वो इस गांधी परिवार पे बोले कि आपके परिवार से बाहर किसी को बनाइए। और इन्होंने बिकाऊ शब्द इस्तेमाल अपनी पार्टी के लिए किया। मुझे एक चीज बताइए कि इसका मतलब है कि जो कांग्रेस को अभी राजस्थान में समर्थन दे रहे हैं, चाहे वो बसपा हो चाहे निर्दलीय हो, क्या सारे वो बिकाऊ हैं? मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। इसका मतलब इनकी नजर में जो खुद की गंदगी है, अपनी गंदगी दूसरों पे थोप कर ये कहना क्या चाहते हैं? ये कांग्रेस की संस्कृति है। क्यों इस तरह के एक छोटा सा मेरा सवाल है, क्यों इस तरह का बार बार आरोप लगते हैं? महाराष्ट्र का आपको पता है क्या पूरा प्रकरण हुआ था, किस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली थी और भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल ने शपथ दिला दी थी। आपको पता है कर्नाटक में क्या हुआ था, बीएस येदियुरप्पा ने किस तरह से शपथ ली थी। बहुमत साबित नहीं कर पाए सर। इतनी हबड़-दबड़, इतनी उतावलापन क्यों सरकार बनाने के लिए? केंद्र में आपकी सरकार है, तमाम राज्यों में आपकी सरकार है, फिर इतना उतावलापन क्यों? जब बहुमत नहीं है तो बैठिए आराम से। नहीं लगता आपको ऐसे करना चाहिए? कोई उतावलापन नहीं होता नेहा जी, बहुमत के विश्वास के आधार पर ही होता है। विश्वास मत हासिल किया जाता है विधानसभा में, उस विश्वास को फ्लोर पे आना पड़ता है। और कई बार ऐसा नहीं, जब आपके पास सीटें नहीं है सर, तो कैसे मत हासिल करेंगे, कैसे विश्वास मत हासिल करेंगे? अपने सहयोगियों के विश्वास पर।
अपने सहयोगियों के विश्वास पर। और अपने सहयोगी जब विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके साथ में हैं, उसी विश्वास के आधार पर गवर्नर महोदय के या राज्यपाल साहब के पास में अपनी बात रखी जाती है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि वो विश्वास पूर्ण नहीं होता, तो इसको आप इस तरीके से नहीं तोल सकते। मैं तो इनको, कांग्रेस को अभी कह रहा हूँ कि इनको सचिन पायलट जी की चुनौती स्वीकार करनी चाहिए, जो उन्होंने इनको चुनौती दी है कि फ्लोर पे आकर अपना बहुमत साबित करें, अपना विश्वास मत साबित करें, क्योंकि अब कांग्रेस जिस तरीके से देश में से डूबती जा रही है और कहीं ना कहीं उसका अंत हर राज्य में होना शुरू हो गया है, इसकी राष्ट्रीय नेतृत्व की पूर्ण रूप से फैले रही है। राष्ट्रीय नेतृत्व का अपनी दिशाओं से, दशा से भटकने का काम है, और वही भटकाव आज राजस्थान को भी कहीं न कहीं संकट पे, कांग्रेस की सरकार पे संकट के रूप में आया है। उसका कारण अगर कोई है तो इनकी गलत नीतियां हैं, उनका कारण है तो इनका राष्ट्रीय नेतृत्व का फेल्योर है, उनका कारण है तो अपने ही लोगों पर अविश्वास है। इनके कई अनेकों दूषित कारण है जो इनको अपने गिरबान में जाकर देखने चाहिए, न कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा के अपनी कमियों को छुपाए। ठीक है, निरंजन पोद्दार जी, क्या उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले कुछ घंटों में क्या राजस्थान की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है? क्योंकि जिस तरह से सचिन पायलट ही कह रहे हैं, या इस तरह के अगर वो बयान देते हैं कि 30 विधायक मेरे समर्थन में हैं, तो क्या माने, क्या मायने इसके निकाले? देखिए नेहा जी, अभी जो आने वाले 24 घंटे हैं वो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हैं राजस्थान की सरकार को लेकर के। और मेरा ऐसा मानना है कि अभी शायद कांग्रेस को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी अपनी सरकार बचाने के लिए। अभी अगर हम ये सोचें कि सरकार का संकट टल गया है, तो मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि सचिन पायलट जो है वो धरती के नेता हैं, धरती पुत्र हैं, और वो कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे कि जहां उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में चला जाए। तो अगर वो आज इतने डट करके अगर अड़े हुए हैं विरोध में, तो इसका मतलब निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके या तो लोग संपर्क में हैं या लोगों से उनकी बातचीत हुई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। लेकिन निरंजन जी, ऐसे भी कई नेता जो कि सचिन पायलट के संपर्क में होने की बात कही जा रही थी, सचिन पायलट भी बहुत श्योर थे उनको लेकर कि ये तो हमारे साथ हैं, वो भी बैठक में पहुंच गए। देखिए नेहा जी, ऐसा होता है, ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि जो विधायक होता है वो अपने भविष्य के प्रति ज्यादा चिंतित होता है, और वो ये देखता है कि जिस धड़े को वो मजबूत देखता है वो उसी धड़े की तरफ अपना झुकाव रखता है। लेकिन वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दूसरी तरफ भी वो संपर्क में होता है, और अगर उनको ये लगेगा कि ये जहाज डूबने वाला है, तो निश्चित रूप से वो कूद करके भागने में ज्यादा समय लगाएंगे नहीं वहां से। और अभी जैसे राजौरिया जी कह रहे थे, मैं आप ही की बात के अंदर एक चीज और जोड़ना चाहूंगा नेहा जी, जो आप राजौरिया जी से पूछ रही थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 2014 के अंदर जनता ने पूरा मैंडेट दिया और एक विशाल पूर्ण बहुमत देकर के केंद्र में बिठाया, तथा लगभग परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से 16-17 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई। उसके बाद में अगर ये मान लीजिए आज इनको इस तरीके का अगर कोई अनर्गल काम करना पड़ता है अपनी सत्ता बनाने के लिए, चाहे एमपी में देखें, चाहे हम कर्नाटका में देखें, चाहे आज राजस्थान में देखें, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं इनको भी ये चीज सोचनी चाहिए कि कोई ना कोई कार्य करने में, जनता के लिए काम करने के अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से भी त्रुटि हो रही है। इसी वजह से 3 राज्यों के अंदर उस टाइम सरकार जो है इनकी गई थी और केंद्र कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसे रास्तों से ज्यादा जनता के लिए अपने गिरेबान में झांक करके, और जनता के लिए मेरे हिसाब से इनको उसके ऊपर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए कि इनका कार्य ग्राउंड लेवल पे आम आदमी तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। अगर नहीं पहुंच रहा है तो इनको ऐसे अनर्गल रास्ते क्यों अपनाने पड़ रहे हैं। तो इनको भी मेरी एक ये सलाह है। डॉक्टर मनोज राजौरिया, सवाल इस बात को लेकर है कि मैं निरंजन की सलाह का सम्मान करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस प्रकार की जो पॉजिटिव सलाह है, सुझाव है, इनको सम्मान करती है। हमारी पार्टी में जब भी कोई हार होती है, अगर किसी उनके कारणों की समीक्षा की जाती है और शीर्ष नेतृत्व के सामने, प्रदेश नेतृत्व के सामने, सभी स्तर के नेतृत्व बैठकर इसकी चर्चा करते हैं कि किसी चीज पे अगर हमारे उद्देश्य को प्राप्ति नहीं हुई है, हार हुई है, तो इसके कारण क्या है, ताकि वो कारण में सुधार किया जा सके, भविष्य में ऐसी गलतियां न हो, और जन सेवा के कार्य में या पार्टी के अंदर कोई ऐसी कमियां रही हो जिसको दूर किया जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से सतत प्रक्रिया है। अब जहाँ तक 3 राज्यों की मेरे भाई निरंजन जी ने बताया, उस वक्त कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने तीनों राज्यों में जाके झूठ बोला कि हम 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर देंगे,
बिजली माफ कर देंगे, ये माफ कर देंगे, अनेकों चीजें उन्होंने झूठ बोला। 2 लाख रुपए तक का कर्जा 10 दिन में माफ करेंगे। वो किसान, भोले वाले किसान तीनों राज्यों के, उन्होंने उनकी झूठी बातों में आ गए और उसका परिणाम रहा कि उन्होंने वोटों का प्रतिशत बदल दिया और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने उनका सम्मान किया, जो मैंडेट मिला उसका सम्मान किया। कुछ कमियां जो रही, निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व ने उनको संज्ञान में लिया है, उसमें सुधार का मुझे लगता है कि हमारे नेतृत्व ने जरूर फैसला किया है और कोई न कोई जो भी आवश्यक सुधार है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में जारी रहते हैं। हम जैसे जो सामान्य कार्यकर्ता हैं, हम भी अपने नेतृत्व के सामने समय समय पर अपनी, चाहे प्रदेश नेतृत्व या राष्ट्रीय नेतृत्व, सबके सामने अपनी बात खुलकर रखते हैं, जो कि कांग्रेस में संभव नहीं है। कांग्रेस के डिप्टी सीएम को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए कई दिनों तक दिल्ली के बाहर डेरा डालकर रहना पड़ता है, उनकी सुनवाई नहीं होती, उनसे बात नहीं होती। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की संस्कृति में बहुत बड़ा फर्क है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अब राजस्थान के राजनीति में क्या नया मोड़ आने वाला है। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।